मैं डॉक्टर चंचल कराड़िया फ्रॉम बीबीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से। मैं आज बीएससी सेकेंड ईयर का फिज़िकल केमिस्ट्री का फेज इक्विलिब्रियम का आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड सॉलिड सॉल्यूशन हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें कि दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं, और कंपाउंड फॉर्मेशन विथ कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट और सेकेंड है कंपाउंड फॉर्मेशन विथ इनकॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट। इसका हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले कंपाउंड विथ कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वे यौगिक जो कि कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट से तात्पर्य होता है कि वो स्टेबल या कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे कि किन्हीं दो कंपोनेंट जैसे ए और बी हम ले, तो उसके द्वारा बना हुआ कोई भी यौगिक जो होता है वो ए बी हम मान ले, वो स्थायी होता है। और यदि वो पिघलता है, जिस टेम्परेचर पे पिघलता है और वो उसी संगठन वाले द्रव प्रवस्था बनाए, मतलब वो टेम्परेचर जिसमें कि ठोस यौगिक और द्रव प्रवस्था परस्पर इक्विलिब्रियम में होती है और दोनों को कंपोजिशन सेम होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कंपाउंड विथ कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट। और उस टेम्परेचर को, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि हमने यहाँ पे फेज डायग्राम दिखा रखा है, इसमें हमने ग्राफ प्लॉट किया है टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में। हम देखते हैं कि यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में 100% ए कंपोनेंट है। जैसे जैसे हम इसमें बी कंपोनेंट मिलाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो कर्व होता है वो एसी कर्व की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी कि टेम्परेचर डाउन होता है। और सी पॉइंट ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमें सॉलिड ए, लिक्विड और जो कंपाउंड बना है वो तीनों प्रवस्थाएं यहाँ पे साम्य अवस्था में होती है, यानी कि सी पे 3 फेजेस होती है और ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है, तो यहाँ पे 3 फेजेस होगी और यहाँ पे ये नॉन वेरिएंट होगा। इसी तरीके से हम बी की बात करें तो बी पे 100% बी कंपोनेंट है। जैसे जैसे हम इसमें ए कंपोनेंट मिलाते हैं वैसे वैसे ये बी ई कर्व के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम होता है, और ई पे जाके अगेन कंपोनेंट बी, कंपाउंड ए बी जो भी बना है और लिक्विड, यहाँ पे 3 प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में होती है, तो ये भी एक नॉन वेरिएंट कर्व है। और यदि हम डी की बात करें तो डी जो है यहाँ पे कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो होता है, जो कंपाउंड होता है वो मेल्ट होता है और ऐसा लिक्विड फेज बनाता है जिसमें कि दोनों में कंपोजिशन सेम होता है। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स का जो एग्जांपल है वो जिंक मैंगनीज सिस्टम, FeCl3H2O सिस्टम, इनको भी हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ये मैग्नीशियम जिंक का सिस्टम है, जो अभी मैंने पहले सिस्टम बताया ठीक वैसे ही है ये। इसमें जो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 420 डिग्री सेंटीग्रेड और मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो कॉन्ग्रेट ये जो मिलके दोनों कंपाउंड बनाते हैं MgZn2, ये जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों के बीच का होता है। देखो यहाँ 590 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे जो होता है गलित, यहाँ पे जो कंपाउंड जो होता है बनता है वो दोनों प्रवस्थाओं का संगठन यहाँ पे सेम ही होता है। तो चूँकि यहाँ पे संगठन सेम है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिस्टम है हमारा एक मोनो कंपोनेंट या वन कंपोनेंट सिस्टम की तरह बिहेव करता है, और ये जो पॉइंट है हमारा नॉन वेरिएंट पॉइंट है। यदि हम यहाँ पे रूल लगाए तो F=C-P+1, तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 1 तो =0। तो यानी भी यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो नॉन वेरिएंट होता है, मतलब सी पे भी नॉन वेरिएंट होगा, ई पे भी नॉन वेरिएंट होगा और डी पे भी नॉन वेरिएंट होगा। यदि बिंदु हम x ले तो x पर गलित को ठंडा किया जाए तो रेखा XY पे इसका टेम्परेचर घटेगा। अब वैसे अब जब पॉइंट y पर आते ही जो होता है वो हमारा जो सॉलिड होता है MgZn2 वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है। अब तंत्र में जो क्या होता है, सिस्टम में 2 फेजेस आ जाती है और जो सिस्टम है वो मोनो वेरिएंट सिस्टम की तरह बिहेव करता है, जहाँ F की वैल्यू कितनी होती है 1। यदि इसके टेम्परेचर को और कम किया जाए तो हमारे पास जो लिक्विड होता है, लिक्विड फेज होती है, उसका कंपोजिशन चेंज होने लगता है और ताप के साथ ही कम होता चला जाता है और हमें YC एक कूलिंग कर्व मिलता है। C पर आते ही इसमें से ठोस जिंक भी सेपरेट होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पर ठोस जिंक, ठोस जो हमारे पास कंपाउंड है वो और लिक्विड, 3 यहाँ पे फेजेस प्रेजेंट हो जाती है। इसी प्रकार हम BE कर्व को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा प्रकार का कर्व होता है हमारे पास FeCl3H2। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो फेरिक क्लोराइड और वाटर है वो फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है
मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, तो और हर एक कंपाउंड का अपना एक कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जो FeCl3 की होती है वो 8 फेजेस होती है। कौन सी? Fe2Cl6 डोडेकाहाइड्रेट, दूसरा है हेप्टाहाइड्रेट, तीसरा है पेंटाहाइड्रेट, चौथा है टेट्राहाइड्रेट, फिर एनहाइड्रेट्स Fe2Cl6, फिर सॉल्यूशन, आइस और वेपर। फेरिक क्लोराइड अणुओं को जो होते हैं हम मोनो यूनिमोलिकुलर ना होने के स्थान पर क्योंकि क्या होता है डाई मॉलिकुलर होता है, मतलब Fe2Cl6 के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि वो इसलिए रखा जाता है ताकि जल के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी संख्या कैसी हो, फ्रैक्शनल नहीं हो, एक होल नंबर हो, इसलिए हम इसको Fe2Cl6 के रूप में लिखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि FeCl इसका यदि हम फेज़ डायग्राम देखें तो यहाँ हमें हर एक जो इसका फेज़ है उसके लिए अलग से हमें फेज़ डायग्राम मिलता है। तो यहाँ हमने टेम्परेचर और कंपोजिशन में डायग्राम प्लॉट किया। यदि हम देखें तो इसमें देखिए 4 हमें टॉप मोस्ट पॉइंट दिखाई देते हैं, C, E, G और E, और तो ये चारों क्या है यहाँ के हाइड्रेट के कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट है। और इसके साथ जो हमें मिनिमम पॉइंट दिखाई दे रहे हैं यानी कि B, D, F, H, J, तो वो इन डिफरेंट हाइड्रेटों के क्या यूटेक्टिक पॉइंट को शो कर रहे हैं। अब हम ए की बात करें तो देखो बिंदु ए पे क्या होता है, एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि इसमें हम थोड़ा सा FeCl3 डालते हैं तो एक निश्चित संगठन वाला विलयन बनता है। और वक्र क्या होता है, हमारा कर्व AB कर्व के साथ साथ ताप घटता जाता है। चूँकि यहाँ पे 2 अवयव है और 2 प्रवस्थाएँ हो गई है, तो यहाँ पे जो होता है रिड्यूस फेज रूल के अकॉर्डिंग यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 हो जाएगी। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर यदि इसके ताप को, इसके टेम्परेचर को हम चेंज करें तो कंपोजिशन भी परिवर्तित हो जाएगा। और वक्र जो हमारा कर्व है वो टेढ़ी रेखा के रूप में आएगा, मतलब AB की ओर जाएगा। और हमें यूटेक्टिक पॉइंट B पर क्या क्या मिलेगा, डोडेकाहाइड्रेट जो यहाँ पे सेपरेट होने लग जाएगा, और इसके साथ साथ ही हमें 3 प्रवस्थाएँ मिलेगी। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है -55 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमें ग्राफ में भी दिख रहा है। अब यदि इसमें हम FeCl3 की मात्रा और ज़्यादा डालते जाए तो ताप बढ़ते जाएगा, और एंड में क्या होगा, सिस्टम में बर्फ़ गायब हो जाएगी। अब सिस्टम में सिर्फ 2 फेजेस रह जाएगी जिसमें कि मोनो वेरिएंट की तरह व्यवहार करेगा। अब यदि टेम्परेचर की हम और वृद्धि करें तो हमें BCD के अनुरूप विलयन का जो कंपोजिशन है वो चेंज होता जाएगा, और BCD डोडेकाहाइड्रेट विलयन का हम क्या बोलते हैं, इसे सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से बिंदु C पर क्या होगा, द्रव, लिक्विड और सॉलिड का जो कंपोजिशन है वो समान होगा, और डोडेकाहाइड्रेट में या एक का ये क्या है, कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट है। अब क्या होगा, CB और CD, ये इनके डोडेकाहाइड्रेट के क्या है, कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट है जहाँ पे जल के मिलाने से FeCl3 के मिलाने से हुई हिमांक के अवनमन, मतलब उसके डिप्रेशन को शो करते हैं। इस प्रकार हम पेंटाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट और टेट्राहाइड्रेट के कर्व को भी हम 1 बाय 1 समझा सकते हैं। अब एक कंपाउंड विथ इनकॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसपे कि क्या होता है कि दोनों अवयव मिलके एक कंपाउंड तो बनाते हैं, लेकिन वो जो ठोस यौगिक होता है, जो सॉलिड कंपाउंड होता है, वो एक निश्चित कंपोजिशन वाले एक द्रव विलयन और एक अनादर दूसरे सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है, जिसका कंपोजिशन क्या होता है, जो हमारे ओरिजिनल कंपाउंड था उसके कंपोजिशन से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जैसे 2 कंपोनेंट ने मिलकर S1 ओरिजिनल सॉलिड बनाया। अब S1 ओरिजिनल सॉलिड है वो अगेन डिकम्पोज होके S2 एक नया सॉलिड बना दिया प्लस सॉल्यूशन बना दिया। तो S2 जो सॉलिड बनाया था और जो सॉल्यूशन है, इनका जो दोनों का कंपोजिशन है वो S1 से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार के जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन, मेरिटैक्टिक और पेरिटैक्टिक रिएक्शंस इसको हम बोलते हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि इट टेक्स प्लेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। इट इज़ ए थर्मोडायनेमिक रिएक्शन होती है विच इन्वॉल्व लैटिस ऑफ मॉर्फोट्रॉपिक चेंजेस होते हैं इसमें, एंड इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द रप्चर या फॉर्मेशन, किसी भी तरह का नए केमिकल बॉन्ड का ना तो इसमें कोई रप्चर होता है ना ही इसमें फॉर्मेशन होता है। ये जैसे हमने एक सिंपल डायग्राम लिया इस प्रकार का एग्जाम्पल का, हमने लिया NaCl और H2O का। अब NaCl और H2O में क्या होता है, हम देखते हैं कि NaCl और H2O ये एक फ्रीजिंग मिक्सचर है।
जब हम इसमें NaCl को मिलाते हैं किसमें, पानी में, तो ये जो मिक्सचर होता है वो 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। और ये जो ये जो प्रोसेस है इसमें यहाँ द्रव अवस्था भी बनती है। और हम देखते हैं कि 26.2% NaCl जब इसमें मिला होता है तो इस प्रकार का परिवर्तन, जिसमें एक ठोस प्रवस्था जो होती है स्थिर तापमान निश्चित संगठन वाले एक द्रव मिश्रण या निश्चित संगठन वाले एक अन्य ठोस में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड्स। अब हम यहाँ पे जैसे NaCl की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पेरिटैक्टिक रिएक्शंस भी दे दी है। जैसे हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में क्या है, हम देखते हैं कि यूटैक्टिक पॉइंट है यहाँ पे B, जो कुछ समय बाद में क्या होता है, जैसे हम वक्र जो हमारे पास कर्व है CD कि ये निष्कर्ष निकलता है उससे कि हम ताप के बढ़ने के साथ विलयन की जो विलयता या नमक की जो विलयता होती है बहुत कम बढ़ती है। यदि हम बिंदु E' पर डाईहाइड्रेट क्रिस्टल जो कि NaCl2H2 से हम उसको स्टार्ट करके यदि गर्म किया जाए तो बिना प्रावस्था परिवर्तन के उसका ताप बढ़ता जाएगा। और जब तक कि हमारा जो पॉइंट है, जब तक हम पॉइंट E पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक NaCl2H2O का हाईएस्ट स्टेबल टेम्परेचर नहीं हो जाता है। इस ताप पर वह इनकॉन्ग्रुएंट के साथ पिघलता है और निर्जल NaCl देगा। इससे एक ऐसी ठोस अवस्था बनेगी जो कि NaCl अवयव में समृद्ध होगी और ऐसी द्रव अवस्था C बनेगी जिसमें कि हमें जो इनिशियल पदार्थ लिया था हमने NaCl और 2H2O की तुलना में NaCl की मात्रा कम होगी। इसी तरीके से यदि हम फेज डायग्राम देखें CuSO4H2O सिस्टम का, तो उसमें क्या देखते हैं कि हमने इसका फेज डायग्राम है। इस डायग्राम में CuSO4 की कंसंट्रेशन को हमने दाब, पहले हमने टेम्परेचर वाले दिखाया था हमने NaCl का, इसमें हम दिखाएंगे प्रेशर और जो कंपोजिशन है उसके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो हम ये देखते हैं कि बिंदु A से B तक जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं शुद्ध जल में निर्जल CuSO4 डालते हैं, एनहाइड्रस CuSO4 डालते हैं, तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है जैसे A से B तक। और बिंदु A पर शुद्ध तो क्या है, शुद्ध जल का वाष्प दाब है। और बिंदु B पर तंत्र में जो होता पेंटा CuSO4 का संतृप्त विलयन बनता है। और रेखा BC पे क्या होता है, तंत्र का ताप स्थिर हो जाता है और 3 फेजेस आ जाती है यहाँ पे, एक तो संतृप्त विलयन, एक CuSO4 5H2O और एक जल वाष्प। अतः इस वक्र पे क्या होगा, यानी कि B से C तक क्या होगा, जो सिस्टम होता है वो नॉन वेरिएंट होता है। यहाँ यदि निर्जल CuSO4 डाला जाए तो वह किसी दाब को प्रभावित नहीं करेगा, वरन थोड़ा CuSO4 5H2O को सेपरेट कर देगा। अब बिंदु C पे क्या होगा, सारा CuSO4 के साथ पानी जो होता है संयोग करके पेंटा CuSO4 5H2O बना देगा। अब इसके बाद क्या होता है कि यदि निर्जल CuSO4 हम इसमें और डालें तो वाष्प दाब क्या होगा, तुरंत कम हो जाएगा। तो कहाँ तक कम होएगा, D तक कम हो जाएगा और कुछ मात्रा में टेट्राहाइड्रेट बन जाएगा। DE पे अगेन हमारा सिस्टम मोनोवेरिएंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 3 फेजेस आ गई है, वाष्प, ठोस और CuSO4 5H2O और CuSO4 3H2O। अब हम पॉइंट E की बात करें तो इसमें केवल CuSO4 3H2O ही रह जाएगा। अब यदि इसमें हम थोड़ा सा एनहाइड्रस CuSO4 और मिलाए तो वाष्प दाब जो होता है फिर कम होगा E से लेके F तक, और कुछ मात्रा में मोनोहाइड्रेट भी बन जाएगा यानी कि CuSO4 H2O। F से G तक यदि हम जाए तो पुनः ये मोनोवेरिएंट हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 फेजेस हो जाएगी, कौन सी, CuSO4 H2O, CuSO4 और जल वाष्प। जैसे हम G पे जाते हैं तो सिस्टम में केवल मोनोहाइड्रेट ही रहेगा और इसके बाद जरा सा भी यदि हमने CuSO4 इसमें डाला तो वाष्प दाब एकदम कम होके 0.0019 mm ऑफ Hg पे आ जाएगा और मोनोहाइड्रेट से निर्जल एनहाइड्रस CuSO4 पृथक हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कंपाउंड जो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट जिनमें होता है या जिनमें इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फ्रिजिंग मिक्सचर क्या है, लिक्विड मिक्सचर्स क्या है, और सॉल्यूशन इन ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स में क्या है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, हेनरी का लॉ क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।